अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट के ऊपर और एवेलुएशन के ऊपर। अक्सर औक़ात जब आप इंटरव्यू में, स्पेशली इंटरव्यू में असेसमेंट, एवेलुएशन या फिर एक दूसरा टर्म है मेजरमेंट, उसके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेसमेंट या एवेलुएशन या मेजरमेंट, इनके बीच में डिफरेंस बता दें। तो आज की क्लास में जब हम इसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंस का भी आइडिया हो जाएगा। बाकी असेसमेंट के कुछ टाइप्स हैं, एवेलुएशन के कुछ टाइप्स हैं। इनके टाइप्स के ऊपर मैं नाम बता देता हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट है या फॉर्मेटिव एवेलुएशन है, समेटिव असेसमेंट है या सेमेट्रिक समेटिक, ठीक है, समेटिक सम से निकला हुआ है, सॉरी, समेटिक असेसमेंट है या समेटिक एवेलुएशन है, या इनके टाइप्स और भी हैं। आज के लेक्चर में पता लग जाएगा इनके बारे में। इनके टाइप्स के ऊपर कंफर्म एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक को आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है, सीखना है। अच्छा, हम ये असेसमेंट या एवेलुएशन करते क्यों हैं? क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कि आखिर पेडागोजी के अंदर असेसमेंट या एवेलुएशन क्यों होती है। किसी भी क्लास के अंदर टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। क्लियर हो गया? ये मैं इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। किसी भी क्लास के अंदर टीचर का ये काम नहीं होता कि वो बस टॉपिक्स को पढ़ा दे, टॉपिक्स को डिलीवर करे, कंटेंट को पढ़ा दे, कंटेंट को डिलीवर करे। उसका एक फोकस ये भी होता है कि जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे। उसको ये पता होना चाहिए कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने पानी में हैं। कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया, अब उनको समझ में आ चुका है या नहीं आया, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए असेसमेंट की जाती है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एवेलुएशन की जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इंट्रोडक्शन में इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि असेसमेंट और एवेलुएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप थोड़ा सा तवज्जो दें। असेसमेंट एंड एवेलुएशन आर द हार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग का, टीचिंग का जो दिल है, आप इसको एवेलुएशन और असेसमेंट दोनों को कंसिडर कर लें कि ये टीचिंग और लर्निंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अ टीचर डज नॉट टीच ओनली टीच बट ऑल्सो चेक्स द इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को भी चेक करना होता है कि उसकी टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव है, उसकी टीचिंग कितनी वहाँ पर यूज़फुल है, जो वो टीच कर रहा है उसकी कोई अहमियत है या नहीं है। एंड द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स, वो दो चीज़ों को इंश्योर करने के लिए असेसमेंट और एवेलुएशन करेगा। एक अपनी टीचिंग को एवेलुएट या एसेस करने के लिए, ठीक है, ये काम करेगा। दूसरा, वो अपने स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेस है उसको इंश्योर करने के लिए ये दो काम करेगा, असेसमेंट, एवेलुएशन या फिर मेजरमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। विदाउट असेसमेंट, इसके बगैर टीचिंग इज़ इनकम्प्लीट। अगर आप असेसमेंट नहीं करते, मतलब आपका काम अगर सिर्फ ये है कि क्लास में बोर्ड के ऊपर कोई टॉपिक लिखवाया, बच्चों से पढ़ाया, उनको आपने भी पढ़ाया, उनको समझाया भी और बात ख़त्म, तो आपकी जो टीचिंग है वो टीचिंग तो है लेकिन इनकम्प्लीट टीचिंग है। बिकॉज़ आपको नहीं पता कि आपके स्टूडेंट ने सीख लिया या नहीं सीखा, आपके स्टूडेंट वहाँ पर किस टॉपिक के अंदर वीक हैं, कौन सी जगह पर उनकी स्ट्रेंथ है। आपको ये कब पता लगेगा? जब आप असेसमेंट करेंगे। ठीक है, जब आप उनको जांचेंगे, जब आप उनको परखेंगे। तो ये असेसमेंट एवेल्यूएशन इस मकसद के लिए की जाती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। आई थिंक जो मैंने आपके सामने बोला उसके ऊपर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। काफ़ी जनरल लाइफ की डेफिनेशन है, काफ़ी इजी भी है। ठीक हो गया? अच्छा, डिफरेंस क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, डिफरेंस। इवैल्यूएशन को दोबारा कर दें। जी, इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा बता दें, हम दोबारा समझ नहीं आई। हम जा रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। एवेल्यूएशन और असेसमेंट दोनों यहाँ पर सेपरेट टॉपिक्स हैं। एवेल्यूएशन के फंक्शंस आएंगे, वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह।
जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? असेसमेंट, मेजरमेंट और एवेल्यूएशन। यहाँ पर भी आपको इनका डिफरेंस जब हम पढ़ेंगे अभी इनकी डेफिनेशन का आइडिया हो जाएगा। असेसमेंट, मेजरमेंट और एवेल्यूएशन की डिफरेंस को देख लेते हैं। देखिए, मेजरमेंट क्या चीज़ है? असाइनिंग नंबर्स टू द परफॉर्मेंस। आपने कोई टॉपिक क्लास में टीच किया, ठीक है, आपने उसको एसेस किया, उनकी परफॉर्मेंस को आपने कोई पैमाना सेट किया, ठीक है, आपने एक टेस्ट लिया, फॉर एग्जांपल 20 एमसीक्यूज़ का टेस्ट आपने लिया। अब ये जो टेस्ट आपने लिया, इसकी ये जो आपने मार्किंग की, ये मार्किंग असल में मेजरमेंट है, क्योंकि इसमें आप बच्चों को नंबर्स असाइन करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को जनरल सेंस में आप उनकी परफॉर्मेंस को नंबर्स की सूरत में नाम दे देते हैं कि भाई आपका 20 में से 18 स्कोर है, ठीक है, या आपका 20 में से 15 स्कोर है। तो ये मेजरमेंट है, मतलब आप उनके लिए एक मीटर सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। मीटर के अंदर क्या होता है? नंबर्स होते हैं। मेजर करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आप इस लेवल पर हैं। तो परफॉर्मेंस को जब नंबर्स असाइन होते हैं उसको बोलते हैं मेजरमेंट। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट स्कोर्ड 80/20 इन मैथ टेस्ट। कोई मैथ का टेस्ट है, उसमें स्टूडेंट ने 20 में से 18 नंबर लिए, तो ये मेजरमेंट आपने की उस बच्चे की। क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब असेसमेंट क्या चीज़ है? असेसमेंट जो है ये एक आपने याद रखना है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किस चीज़ का? आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन कलेक्शन का। आप एक ऐसे प्रोसेस से होके गुज़रते हैं जो कि कंटिन्यूअस होता है, और इस प्रोसेस में होता क्या है? जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपसे लर्न कर रहे हैं, तो उनकी लर्निंग के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं उस पूरे प्रोसेस को, जो कि कंटिन्यूअस है, उसको बोलते हैं असेसमेंट। आप एक तरह से उनका जायज़ा लेते हैं, ठीक है। असेसमेंट जायज़ा लेना होता है। आपने कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाया और कंटिन्यूअसली आप चेक करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि लर्निंग हुई या नहीं हुई। ठीक हुआ? आपने कोई टॉपिक पढ़ाया और आप टाइम के साथ ये चेक करते हैं, बच्चों से फीडबैक लेते हैं, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं असेसमेंट। क्लियर हुआ? मेजरमेंट और असेसमेंट का टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं? एग्जाम्पल बता देता हूँ। टीचर ऑब्जर्व्स हाउ अ स्टूडेंट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। कोई टीचर है, उसने क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई मैथ का प्रॉब्लम उसको स्टेप वाइज, स्टेप्स के साथ स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया, और कोई नया उसी से रिलेटेड कोई टॉपिक बच्चों को दिया, ठीक है। अब बच्चों ने वो चीज़ सॉल्व की। यहाँ पर टीचर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि क्या ये बच्चे जो हैं इस टॉपिक को स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं या नहीं है, इस प्रॉब्लम को मरहलों में जब वो करते हैं तो क्या वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ इस प्रोसेस के अंदर टीचर क्या करता है? फीडबैक लेता है, ठीक है। कोई बच्चा है, क्लास में बैठा है, मैंने कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक पहले से पढ़ाया हुआ है, मैं अब ये चेक करना चाहता हूँ कि उसको ये चीज़ उसके माइंड में है, समझ आया हुआ है या नहीं। मैं उसको उठाता हूँ, पॉइंट करता हूँ कि आप उठो, इस पॉइंट पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँ, या आ जाओ आप खुद से ये सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या होता है, मुझे इन्फॉर्मेशन आती है कि बच्चा कौन से स्टेप्स में एफिशिएंट है, परफॉर्म कर रहा है, कौन से स्टेप में वो फंस रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं असेसमेंट। ठीक हो गया? इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होती है असेसमेंट के अंदर बच्चों की लर्निंग के हवाले से कि बच्चों ने कितना सीखा। क्लियर हुआ? अगर कोई मसला हो मेजरमेंट और असेसमेंट में तो आप मुझे बता सकते हैं। Is there any confusion between measurement and assessment? ओके, क्लियर है। स्क्रीन किसको शो नहीं हो रही? स्क्रीन तो मेरा शेयर है। अच्छा, एवेल्यूएशन क्या चीज़ है? देखें, एवेल्यूएशन होती है जजमेंट।
मेजरमेंट के अंदर नंबर्स असाइन किए जाते हैं, मार्किंग होती है। असेसमेंट जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्शन का फेज़ आता है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती है। एवेल्यूएशन क्या है? आप जजमेंट करते हैं, आप जज करते हैं, ठीक है। जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू या क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। बच्चे ने परफॉर्मेंस की, आपने उसकी टेस्टिंग की, उनकी मार्किंग की, अब आप उसको जज कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पास करना, जज करना, इसको बोलते हैं एवेल्यूएशन। एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टीचर कहता है दिस स्टूडेंट हैज़ एन एक्सीलेंट ग्रास्प ऑफ फ्रैक्शन बट नीड्स इम्प्रूवमेंट इन डेसिमल्स, ठीक है। दो टॉपिक्स हैं, एक है फ्रैक्शन का, एक है डेसिमल्स का, दोनों इंटर रिलेटेड भी हैं। तो टीचर अपनी साइड से कमेंट्स पास कर लेता है, जजमेंट दे देता है कि ये बच्चा जो है फ्रैक्शंस में काफ़ी ज़बरदस्त नॉलेज रखता है, लेकिन हाँ यहाँ इस बच्चे को डेसिमल्स में थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये अब क्या है, टीचर जो है यहाँ पर एवेल्युएट कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ से जजमेंट्स पास कर रहा है, कमेंट्स दे रहा है। तो ये सारा जो आप इस प्रोसेस को अगर देखेंगे तो ये सारा जो होता है लर्निंग के लिए ही हो रहा है। मेजरमेंट के अंदर बच्चे को अपने बारे में पता चल जाता है कि उसने कितना स्कोर किया, टीचर को पता लग जाता है कि उसका स्टूडेंट किसी टेस्ट में कितना स्कोर कर रहा है। यहाँ पर असेसमेंट के अंदर टीचर को हेल्प मिल रही है इंफॉर्मेशन कलेक्शन के थ्रू। उसको पता लग जाता है कि उसने जो टॉपिक पढ़ाए, जो टॉपिक किया, जो टॉपिक पढ़ाया, उसमें लर्निंग कितनी हुई है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन उसकी हेल्प करती है। फिर आखिर में वो एवेल्युएट करता है अपनी साइड से, उसको पता लग जाता है कि उसके स्टूडेंट्स कहाँ पर स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ उनकी कहाँ पर है और वीकनेस कहाँ पर है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखें तो ये होल प्रोसेस, ठीक है, मेजरमेंट का, असेसमेंट का, एवेल्युएशन का, क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, यहाँ पर लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए सारा प्रोसेस हो रहा है। क्लियर हुआ या नहीं? असेसमेंट, मेजरमेंट, एवेल्युएशन, डिफरेंस से आपको डेफिनेशन का भी आइडिया हो चुका होगा इंशाल्लाह। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन किसका था, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्युएशन का? अभी क्लियर हुआ या नहीं? जी क्लियर था, क्लियर हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा, इन शॉर्ट आप देख लें, मेजरमेंट क्या होती है, मार्किंग होती है, नंबरिंग होती है। असेसमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्शन का। और एवेल्युएशन क्या है, जो आपने मेजरमेंट की, ठीक है, उसके ऊपर या जिस प्रोसेस से आप गए, जिस प्रोसेस से आप गुजर गए, उसके अकॉर्डिंग आप जजमेंट करते हैं। क्लियर हुआ ये मुख्तसर अल्फाज में। अच्छा, एवेल्युएशन के फंक्शंस क्या हैं, इसके काम क्या हैं, या आप इसको ऐसा कंसिडर कर लें कि एवेल्युएशन के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। एक इसका फ़ायदा है डायग्नोस्टिक फंक्शन। डायग्नोस किस चीज़ को बोलते हैं, आपको प्रॉब्लम्स का पता लग जाता है। आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, लर्निंग में कहाँ कहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये चीज़ डायग्नोज हो जाती है। तो पहला इसका जो फंक्शन है डायग्नोस्टिक फंक्शन। एग्जाम्पल देख लें, अ स्टूडेंट रिपीटेडली मेक्स स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक स्टूडेंट अगर क्लास के अंदर कंटिन्यूसली उसका ये प्रॉब्लम है, बार बार उससे स्पेलिंग्स के मिस्टेक आते हैं, तो यहाँ पर टीचर को लर्निंग डिफ़िकल्टी का पता लग रहा है कि यार लर्निंग यहाँ पर इसकी उसका मसला है, लर्निंग इस वजह से नहीं हो रही। तो फिर वो क्या करता है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स को ख़त्म करने के लिए, उसको दूर करने के लिए बच्चे को उसके अकॉर्डिंग टास्क देता है। टीचर गिव्स रेमेडियल वर्क। क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या होता है, आसान अल्फाज में डायग्नोस्टिक फंक्शन जो एवेल्युएशन का है वो क्या है, आपको मसलों का पता लग जाता है। लर्निंग के अंदर जो जो मसले बच्चों को आते हैं आपको पता लग जाता है, फिर आप उसको दूर करने के लिए अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं उस चीज़ के ऊपर। आपको पता लग जाता है कि मसला यहाँ पर है, और जब आपको बीमारी का पता चला तो इलाज
का काम जो है वो टीचर का होता है। फिर आप उसका इलाज करते हैं, आप उसको ऐसे टास्क असाइन करते हैं जिससे उसकी स्पेलिंग्स की ये जो मिस्टेक्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। क्लियर हुआ? ये इसका पहला फंक्शन है। सेकंड फंक्शन देख लें एवेल्यूएशन का, प्लेसमेंट फंक्शन। प्लेसमेंट क्या होती है? उनको रखना, उनको जगह देना, ठीक है, लेवल्स में, ग्रुप्स में उनको रखना। हेल्प्स प्लेस स्टूडेंट्स इन द राइट लेवल या ग्रुप। एग्जाम्पल आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। एंट्री टेस्ट टू डिसाइड क्लास सेक्शन। एवेल्यूएशन आप करते हैं, आप कोई एंट्री टेस्ट लेते हैं और आपके क्लास में, आपके स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं। आप ऐसा करते हैं कि उनको कहते हैं कि भाई फर्स्ट सेक्शन जो है वो ए है, सेकंड सेक्शन बी है, थर्ड सेक्शन क्लास सी है, मैं एंट्री टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो जो बंदा उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा, प्लेसमेंट के अंदर आपकी हेल्प करेगा, कर रहा है, क्या चीज़? एवेल्यूएशन। तो आप जब वो टेस्टिंग कर लेते हैं, जब एंट्री टेस्ट आप कंडक्ट करते हैं, आपको पता लग जाता है कि बच्चों में, सारे बच्चे आपके सामने हैं, उसमें कौन से बच्चे किस लेवल के हैं, उनकी लर्निंग कहाँ कहाँ पर, कौन कौन बच्चा कितना एफिशिएंट है, वो कितना इम्प्रूव्ड है, ठीक है, उसकी लर्निंग किस लेवल पर है। फिर आप ग्रुप्स बनाते हैं या सेक्शंस बनाते हैं और उनको स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर से स्पेसिफिक ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। और ग्रुप्स टीचर फिर कैसे बनाता है? एक ग्रुप होता है, उसमें 2-3 वीक स्टूडेंट्स रख लेते हैं और 2-3 जो होते हैं वो जो काबिल लायक स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहाँ पर रख लेते हैं। तो एक तरह से बच्चों की सपोर्ट होती है। तो ये प्लेसमेंट हम करते क्यों हैं? लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। हमें खुद भी पता लग जाता है कि कौन से ग्रुप में कितने बच्चे हैं, उनके लेवल्स क्या क्या हैं। क्लियर हुआ या नहीं? इज दैट क्लियर? अच्छा, फॉर्मेटिव फंक्शन इसका क्या है? देखें, जब भी फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाए या एवेल्यूएशन आ जाए, अगर फॉर्मेटिव का वर्ड आपके सामने आए तो आपने ये याद रखना है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ड्यूरिंग लर्निंग, ठीक है। ये लर्निंग के बीच में होने वाला एक काम है। ये एवेल्यूएशन जो है ये एक फॉर्मेटिव फंक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है। आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं लेकिन टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ और उसके बीच में ही आपने कोई क्विज़ दे दिया बच्चों को। क्लास क्विजेज आफ्टर ईच यूनिट, या क्लास के अंदर, देखिए आपका पूरा करिकुलम है, कोर्स अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आप क्या करते हैं? आप बच्चों को ड्यूरिंग लर्निंग, उनकी लर्निंग होती है, हो रही है, आप कोई क्विज़ असाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये एक ऐसा एवेल्यूएशन है या एक एवेल्यूएशन का ऐसा फंक्शन है जो ड्यूरिंग लर्निंग आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? फॉर्मेटिव का मतलब है ड्यूरिंग लर्निंग, जब आप किसी चीज़ को करते हैं, किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं, कोई क्विज़ रख लेते हैं ड्यूरिंग लर्निंग, टॉपिक ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ, कोर्स आपका बहुत सारा रहता है लेकिन आप क्या करते हैं? क्विजेज उसके अंदर करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चनेयर बच्चों के सामने रखते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्लियर हुआ? ये क्या कम करता है? फॉर्मेशन या सॉरी फॉर्मेटिव फंक्शन ये क्या चीज़ है? ड्यूरिंग लर्निंग आप फीडबैक लेते हैं बच्चों का, या आपको बच्चों के हवाले से फीडबैक आता है, फीडबैक मिलता है। किस तरीक़ों से? क्विज़ेस भी हो सकते हैं, टेस्ट भी हो सकते हैं, क्वेश्चनेयर भी हो सकते हैं, डिस्कशन भी हो सकती है ड्यूरिंग द लेसन, ड्यूरिंग द क्विज, सॉरी ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। क्लियर हुआ? इसके बाद है समेटिव फंक्शन। समेटिव फंक्शन क्या है? समेटिव फंक्शन जब आप पूरे कोर्स को, ठीक है, आखिर में जब आपका कंप्लीट कोर्स ख़त्म हो जाए या कोई फाइनल एग्ज़ाम आप करवाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं समेटिव। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्लियर हुआ या नहीं? जब आपका कंप्लीट वो प्रोसेस ख़त्म हो जाए उसके बाद आप कोई फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल असेसमेंट कंडक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं समेटिव।
फॉर्मेटिव और समेटिव के बीच में अक्सर डिफरेंस का पूछा जाता है। फॉर्मेटिव जो है वो ड्यूरिंग लर्निंग होती है, ठीक है, लर्निंग आपकी स्टार्ट है, प्रोग्रेस में है, वहाँ पर आप क्विजेस करते हैं, वहाँ पर आप टेस्टिंग करते हैं, वहाँ पर आप फीडबैक लेते हैं, क्वेश्चनर बच्चों के सामने रखते हैं ड्यूरिंग, ठीक है। समेटिव आपका जो कोर्स है जजेस ओवरऑल अचीवमेंट एट द एंड, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, आखिर में एट द एंड आप क्या करते हैं, कोई फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है फाइनल एग्ज़ाम या फिर आपके जो बोर्ड के रिजल्ट्स होते हैं। बोर्ड रिजल्ट्स कब आते हैं, जब आपका फाइनल एग्ज़ाम हो चुका हो। इसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द लेसन, ड्यूरिंग द कोर्स, समेटिव आफ्टर, इन द एंड, एट द एंड। क्लियर हुआ? तो ये इसके फंक्शंस हैं। अब एवेल्यूएशन ना होती तो हम ना डायग्नोज कर सकते, ना हम प्लेसमेंट कर सकते, ना हम फॉर्मेटिव फंक्शन को अचीव कर सकते, ना हम समेटिव को अचीव कर सकते। तो ये एवेल्यूएशन के फंक्शंस हैं। क्लियर हुआ? गाइडेंस का फंक्शन क्या होता है? ये एवेल्यूएशन का एक फंक्शन है, गाइडेंस बोलते हैं इसको। गाइडेंस कहाँ पर होती है? आपका स्टूडेंट है, आप उसको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ठीक है, और आपका स्टूडेंट परसूव करना चाहता है कोई करियर, वो चॉइस नहीं कर पा रहा, ठीक है, चूज़ नहीं कर पा रहा, चॉइस के अंदर वो फंसा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, ये एवेल्यूएशन आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करता है कि आप उनको गाइड करें, आप उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलर यूजेस टेस्ट रिजल्ट्स टू सजेस्ट अ फील्ड ऑफ स्टडी। अब मेरे बच्चे हैं, केमिस्ट्री का टेस्ट भी उनसे मैंने लिया है, मैंने वहाँ पर उनको एसेस किया है, एवेल्यूएशन मेरे सामने आई है, मैंने मेजरमेंट की है, मार्क्स वगैरह मुझे क्लियर पता है। बाकी के सब्जेक्ट्स के अंदर भी यही सीन है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के हवाले से उनको हेल्प कर सकता हूँ किसी ख़ास सब्जेक्ट में करियर बनाने का। मैं उनको कहता हूँ यार आप साइंस में नहीं चल रहे, यहाँ पर साइंस का सब्जेक्ट छोड़ दें और इसके बीच में जो जनरल मैथ का वो सब्जेक्ट है उसको आप अपना लें, उसके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन कर दें। मैं बच्चों को कहता हूँ आप दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक हो गया लेट सपोज ग्राफिक्स डिज़ाइन का, दूसरा हुआ वीडियो एडिटिंग का। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ये सुना होगा, ये एज अ सब्जेक्ट आप कंसिडर कर लें, आपकी आसानी के लिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे पता है स्टूडेंट मेरा है, मुझे पता है वो वीडियो एडिटिंग के अंदर काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखता है, वीडियो एडिटिंग में वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता है, ग्राफिक्स डिज़ाइन में वो कमज़ोर है, तो मैं उसको डेफिनेटली काउंसल करूँगा, मैं उसको बताऊँगा कि बच्चे आप यहाँ पर वीक हैं, इस एरिया में ना जाएं, ठीक है, और हमें ज़रूरत भी इस चीज़ की है। बच्चों से ज़बरदस्ती डॉक्टरी का कोर्स करवाना उनके साथ ज़्यादती है। अगर तो वो किसी और चीज़ में एक्सेल करते हैं, किसी और चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, आपको पता है कि वो इस सब्जेक्ट में नहीं उस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको काउंसल करेंगे, उसकी गाइडेंस उसका गाइड बनेंगे, उसको गाइड करेंगे और वो करियर के लिए उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आप एवेल्यूएशन करेंगे, जब आप स्टूडेंट को एवेल्यूएट करेंगे, ठीक हुआ। तो ये एवेल्यूएशन के फंक्शंस हैं, टोटल 5 फंक्शंस यहाँ पर मैंने आपको समझाए। डायग्नोस्टिक फंक्शन हुआ, प्लेसमेंट फंक्शन हुआ, फॉर्मेटिव फंक्शन हुआ, समेटिव फंक्शन हुआ और आखिर में गाइडेंस फंक्शन हुआ। अगर इन फंक्शंस के बीच में यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको हो, कोई एग्जांपल आपके जहन में सही से बैठा नहीं हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? आपको फंक्शंस ऑफ एवेल्यूएशन क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं एवेल्यूएशन के टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वही चीज़ है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, ठीक है। जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है,
वो अक्सर औकात इसके टाइप्स भी होते हैं। गाइडेंस फंक्शन यानी गाइडेंस एवेल्यूएशन, समेटिव फंक्शन यानी समेटिव एवेल्यूएशन। जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं, वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट आपको नया मिलेगा। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन क्या चीज़ है? डन ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस है, प्रोसेस में है, चल रहा है, आप ये चीज़ करेंगे, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन इसको बोलते हैं। पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव लर्निंग वाइल इट इज़ हैपनिंग। लर्निंग हो रही है, इसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, आप बच्चों को वीकली टेस्ट देते हैं, डेली टेस्ट देते हैं, असाइनमेंट्स उनको देते हैं, क्विजेज उनको देते हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक तरह से आप एवेल्यूएशन कर रहे हैं। और कौन सा एवेल्यूएशन? फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। फॉर्मेटिव के हवाले से मैंने ऊपर क्लियर किया कि ये ड्यूरिंग द लेसन्स, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द लर्निंग, वाइल इट इज़ हैपनिंग, ये काम होता है। क्लियर हुआ? मुझे लगता है इसमें कोई मसला नहीं होगा। समेटिव एट द एंड, डन एट द एंड ऑफ ए कोर्स, ऑफ ए यूनिट, ऑफ ए सेमेस्टर। क्लियर हुआ? पर्पज़ इसका क्या है? टू जज द फाइनल अचीवमेंट। फाइनली आप कोई चीज़ चेक करना चाहते हैं, फाइनल आखिर में आप ये चेक करते हैं कि क्या हुआ, क्या बना बच्चे का, ठीक है, इसका पर्पज़ ये है। समेटिव एवेल्यूएशन ये होती है। बोर्ड एग्ज़ाम्स इसके एग्जाम्पल हैं। एनुअल रिजल्ट्स आपके जो बच्चे के होते हैं वो समेटिव एवेल्यूएशन के एग्जाम्पल्स हैं। डायग्नोस्टिक का मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता लग जाता है, आपको स्ट्रेंथ्स का, वीकनेसेस का पता लग जाता है। अच्छा, डायग्नोस्टिक के हवाले से एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है, आपने बच्चों को कोई टॉपिक आज पढ़ाना है, पढ़ाया अभी नहीं है, ठीक है, लेट सपोज़ आप उनको दो नंबर्स को सम करना, आपका आज का ये टॉपिक है, आपने अभी उनको दो नंबर्स को सम करने के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा बोर्ड के ऊपर, आप उनको कहते हैं बच्चों आप नंबर्स को जानते हैं, 1 to 100 नंबर्स आपको पता हैं, उनकी तरफ से फीडबैक आता है। फिर आप उनसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि आप अपने हाथ की जो फिंगर्स हैं वो उठाते हैं कि ये कितने फिंगर्स हैं, वो आपको कहते हैं ये 2 फिंगर्स हैं। आप उनसे क्वेश्चंस करते हैं कि दो कैसे हैं, वो कहते हैं कि ये एक हो गया और साथ में ये दूसरा, तो इन दोनों को मिला के 2 उंगलियां बनती हैं, 2 फिंगर्स हैं। ये टॉपिक अभी आपने पढ़ाया नहीं है, तो आप डायग्नोज कर रहे हैं, आप पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के अंदर ये काम होता है, पहले से आप जज कर लेते हैं, पहले से आपको पता लग जाता है कि ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे पहले से इनको कोई नाव हाव है या नहीं है। कंडक्टेड बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये ड्यूरिंग भी हो सकता है और ये बिफोर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ये किस चीज़ को टारगेट करता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन बिफोर, ठीक है, टॉपिक से पहले। जैसे मैंने आपको कोई इस कोर्स में क्विजेस दिए थे, आपने वो टॉपिक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, मैंने पहले से आपको वो क्विज दिया, इसको कहते हैं डायग्नोज करना, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप अच्छे हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। तो ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हो गई। एग्जाम्पल है प्री टेस्ट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू यूनिट। अब मैटर के हवाले से कोई नया चैप्टर है, लेकिन मैटर के ऊपर आपने पहले से कोई टेस्ट बना दिया, बच्चों को दिया कि आप अपनी तरफ से सॉल्व कर लो, खैर है गलत हो जाए, तो ये क्या है? ये इसका एग्जाम्पल है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन का। क्लियर हुआ? इज़ दैट क्लियर? बैटरी डाउन होने वाली है, 12% की बैटरी है, मेरी कोशिश है ज़्यादा कवर कर लें। ओके, क्लियर। प्लेसमेंट एवेल्यूएशन वही जब हम ग्रुप्स को बनाने के लिए, सेक्शंस बनाने के लिए जो एवेल्यूएशन करते हैं, एंट्री टेस्ट वगैरह जब हम लेते हैं। कंडक्टेड बिफोर एडमिशन प्लेसमेंट, ठीक है, एडमिशन आप बच्चों का करते हैं, तो डायरेक्टली कोई बच्चा आता है, वो आप ऐसा नहीं करते कि डायरेक्टली उसको किसी सेक्शन के अंदर बिठा दें, आप उसको कहते हैं आप इस स्कूल में एडमिट कर हो रहे हैं, तो मैं आपका एक एंट्री टेस्ट लूँगा, ठीक है, आपको पता लग जाता है कि वो कौन से ग्रेड के लिए ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पर क्या होता है? कंडक्टेड बिफोर एडमिशन, वही एंट्री टेस्ट वाला एग्जाम्पल मैंने ऊपर आपको दिया। एग्जाम्पल लैंग्वेज प्लेसमेंट टेस्ट, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। कोई लैंग्वेज का आपका वो है,
कोर्स है, ठीक है, वहाँ पर आप उसको रखना चाहते हैं, उसको कोई ग्रुप्स आपने पहले से बनाए हुए हैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, बिगनर, इंटरमीडिएट या एडवांस। तो आपका जब आप उससे एंट्री टेस्ट लेंगे, जब आप उसको एवेल्युएट करेंगे, आपको तब पता लगेगा कि ये बच्चा बिगनर है इस सब्जेक्ट के अंदर, या इंटरमीडिएट नॉलेज रखता है, या फिर अच्छा खासा एक्सेल कर रहा है, एडवांस लेवल का है, एडवांस लेवल का है। तो ये हो गया इसका प्लेसमेंट एवेल्युएशन। क्लियर हुआ? ये इसके टाइप्स हैं फॉर्मेटिव। जो इसके फंक्शंस हैं वो आप कंसिडर कर लें टाइप्स बी हैं। इज दैट क्लियर? ये सर क्लियर है। अच्छा, इसके लिए एवेल्युएशन के लिए हम कौन से टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं? अक्सर औकात ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में भी पूछा गया है, मैंने खुद देखा हुआ है, ठीक है, और आपको एमसीक्यूज़ भी इसके ऊपर आ जाते हैं कि क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं? रिटन टेस्ट यानी एमसीक्यूज़, शॉर्ट आंसर, ओरल टेस्ट, ठीक है, या स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो आप बनाते हैं। हमारा एक लेक्चर इसके अंदर ये भी आएगा, टेस्ट के जितने टाइप्स हैं, ठीक है, क्विजेज या एमसीक्यूज़, इसके जितने भी टाइप्स हैं उनको बोलते हैं, अजीब किस्म के नाम हैं उनके, ERQs, SRQs, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको और भी क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट इसका है क्वांटिटेटिव टूल, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, यानी MCQs जिसको आप बोलते हैं। ज़्यादातर यहाँ इसके अंदर जब हम ये मतलब एवेल्युएशन के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं, तो पहले उसमें है क्वांटिटेटिव टूल। यहाँ पर क्वांटिटी होती है MCQs के अंदर कि कितने नंबर ऑफ़ MCQs हैं, कितने नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट आंसर्स हैं। ओरल टेस्ट का भी आपको क्वांटिटी पता होता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जब आप बनाते हैं बच्चों के लिए, उसकी भी क्वांटिटी होती है। तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। क्वालिटेटिव टूल्स कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव, ठीक है, आप क्वालिटी को चेक करते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यूज़ हो गए, चेक लिस्ट या रेटिंग स्केल्स जो होते हैं, ये उसके एवेल्युएशन के वो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। पोर्टफोलियोज़ आप चेक करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क उनका चेक कर लेते हैं, ठीक है। हायर लेवल देखें आपने, अगर पोर्टफोलियो का ये वर्ड कभी कहीं पर देखा हो, पोर्टफोलियो क्या होता है? पहले से बंदे ने कितना काम किया हुआ है, उसके पास एक हिस्ट्री होती है, एक पोर्टफोलियो बना होता है। तो वहाँ से आपको उसकी क्वालिटी का पता लग जाता है, सब्जेक्ट का उसका आइडिया हो जाता है कि यार वहाँ उसकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। ये ऑब्जर्वेशंस जब आप करते हैं, इंटरव्यूज़ जब आप कंडक्ट करते हैं, चेक लिस्ट, कोई आपके सामने बंदा बैठा है, आप उससे क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पर आपने कोई पैमाना बनाया हुआ होता है चेकलिस्ट की शक्ल में, आप उसको मार्क करते जाते हैं कि यहाँ पर इसमें ये अच्छा खासा काबिल है, इसमें वीक है, इसमें काबिल है, इसमें वीक है। तो ये क्या है? ये एवेल्युएशन के लिए क्वांटिटेटिव टूल्स हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लें, अ टीचर यूज इज़ बोथ रिटन टेस्ट, मार्क्स जिसमें होते हैं, एंड ऑब्जर्वेशन जिसका मकसद होता है बिहेवियर या स्किल्स। मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगा दूसरा इसके अलावा, टू असेस अ स्टूडेंट्स टीम वर्क इन अ साइंस प्रोजेक्ट, इसको भूल जाएं। अभी आपका होगा पहला क्वांटिटेटिव टेस्ट कमेशन का, ठीक है, जिसमें 45 MCQs होंगे या फिर 100 MCQs होंगे, इट इज़ नॉट येट डिसाइडेड, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कमीशन 45 MCQs का टेस्ट लेता है। तो ये क्वांटिटेटिव टूल वो पहले यूज़ करेंगे, वो MCQs की फॉर्म में आपको एक एग्ज़ाम के अंदर बिठाएंगे, MCQs का पेपर आपके सामने रखेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल का यूज़ करेंगे, वो कौन सा होगा? MCQs का। फिर आपकी क्वालिटी चेक करेंगे, वो होगा सब्जेक्टिव, ठीक है, यानी आप इंटरव्यू के अंदर बैठेंगे। क्लियर हुआ? पहले आपकी क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू वो जज करेंगे आपको कि वो आप उसको पास कर सकते हैं या नहीं। जब आप पास करेंगे फिर आप इंटरव्यू में बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ों का यूज़ हो रहा है। क्वांटिटेटिव टूल्स आपकी एवेल्युएशन के लिए पहले MCQs का टेस्ट होगा,
फिर क्वालिटेटिव टूल्स, वो आपको इंटरव्यू के अंदर परखेंगे, वो आपको इंटरव्यू के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि आप कितने एक्सपर्ट हैं जिस सब्जेक्ट के अंदर आपने भर्ती होना है। ठीक है, एसएसटी आईटी की बात करें तो पहले आईटी का क्विज होगा, आईटी के एमसीक्यूज होंगे, फिर आपकी आईटी की इंटरव्यू होगी। ठीक है, तो ये एवेल्युएशन वो कर रहे हैं और इन टूल्स का यूज़ भी वही करेंगे। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा आइडिया हो चुका होगा कि इसके टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं। इज दैट क्लियर सबको? ओके, बस ये आज का 6 नंबर लास्ट कर लेते हैं, बाकी लेक्चर अभी अच्छा खासा रहता है जिसके ऊपर डिस्कशन करनी है। एक टेस्ट है, ठीक है, ये एक टूल है अब हमारे साथ, इसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं और इंटरव्यूज़ में अक्सर औकात इसके हवाले से पूछा जाता है। मैंने स्टार्ट में आपको कहा था इसमें हमारी इंटरव्यू के लिए भी तैयारी हो रही है, क्विज भी, एमसीक्यूज भी इनके ऊपर आते हैं। ठीक है, कि एक अच्छा टेस्ट क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, एक अच्छे टेस्ट की क्वालिटीज़ या खासियत या करेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं। पहला है वैलिडिटी, दूसरा है रिलायबिलिटी, तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी और चौथा है प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, अब एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। मयर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मयर, एक टेस्ट कब एक अच्छा टेस्ट होगा, जब वो वैलिडिटी को इंश्योर करेगा। अब वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी ये है कि जो टेस्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो मकसद कंप्लीट कर रहा है या नहीं, उस चीज़ को मैयर कर रहा है या नहीं, जिस चीज़ के लिए, जिस मैयरमेंट के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको बोलते हैं वैलिडिटी। ठीक हो गया। एग्जाम्पल आप देख लें, ए मैथ टेस्ट शुड नॉट कंटेन हिस्ट्री क्वेश्चंस। अब अगर मैं आपको मैथमेटिक्स के टेस्ट में बिठाऊंगा तो मैं वहाँ पर आपको इस्लामियात का क्वेश्चन तो नहीं दूंगा, मैं आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं दूंगा। मेरा मकसद है आपको मैथमेटिक्स के अंदर मैयर कर सकूं, मैथमेटिक्स के अंदर आपको जज कर सकूं, वहाँ पर आपकी एवेल्युएशन कर सकूं, वहाँ पर आपको एसेस कर सकूं। तो ऐसे टेस्ट को जो मैयरमेंट को इंश्योर करे, वैलिडिटी उसको कहते हैं, वो वैलिड होगा। ठीक है, जब वो अपना मकसद कंप्लीट करे। क्लियर हुआ? सेकंड देख लें, रिलायबिलिटी, गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। एग्जाम्पल को आप देख लें, स्टूडेंट स्कोरिंग नियरली द सेम इन रिपीटेड टेस्ट। ठीक है, कोई टॉपिक है, कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप बच्चे को क्विज़ेस देते हैं, टेस्ट देते हैं, वो उसके अंदर कंसिस्टेंट रिज़ल्ट आपको दे रहा है, तो इसका मकसद है कि जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कर रहे हैं, आपके टेस्ट अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस हैं, जो रिज़ल्ट्स उनके हैं वो कंसिस्टेंट हैं। गिव्स कंसिस्टेंट रिज़ल्ट्स, जो टेस्ट आपको कंसिस्टेंट रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करे, यहाँ पर कंसिस्टेंट रिजल्ट के अंदर आपकी हेल्प करे, वो टेस्ट रिलायबल टेस्ट होगा। स्टूडेंट स्कोरिंग नियरली द सेम इन रिपीटेड टेस्ट। ठीक है, आप रिपीटेड टेस्ट लेते जाते हैं, टेस्ट करते जाते हैं और वो रिजल्ट्स आपको कंसिस्टेंट फॉर्म में मिल रहे हैं, तो ऐसे टेस्ट को हम रिलायबल टेस्ट कहेंगे। टेस्ट कब अच्छा होगा? जब वहाँ पर ये चारों पॉइंट्स इंश्योर हो जाएं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, थर्ड आपका इसका पॉइंट देख लें, ऑब्जेक्टिविटी, फ्री फ्रॉम टीचर्स बायस। ठीक है, आपने ऐसा टेस्ट बनाना है जहां पर कोई मसला ना हो, ठीक है, ज़ातियात जहां पर ना हो टीचर्स की तरफ से। एग्जाम्पल देख लें, MCQs हैव क्लियर राइट रॉन्ग आंसर्स। MCQ के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन होता है, साथ में 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं। अब ऐसा नहीं करेगा टीचर कि वो ABCD ऑप्शन प्रोवाइड कर दे, पहला ऑप्शन ए करेक्ट है लेकिन ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो ये टीचर
ऑब्जेक्टिविटी को इग्नोर करके टेस्ट आपके सामने रख रहा है, तो टीचर ऐसा टेस्ट नहीं बनाएगा। ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करना है, ऐसा टेस्ट बनाना है जिसके अंदर एमसीक्यूज़ का आप एग्जांपल ले लें। ऑप्शंस जो होते हैं उसमें 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस होते हैं ना, 3 ऑप्शंस उसके अंदर कंफर्म रॉन्ग होने चाहिए, एक ऑप्शन सही होना चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिविटी को मीट कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर कर रहा है। टीचर यहाँ पर कोई ज़ातियात नहीं कर रहा, टीचर अपनी तरफ से ऑप्शंस नहीं रख रहा। तो ये इसका ऑब्जेक्टिविटी का वो फैक्टर है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक इसकी है। क्लियर हुआ? आखिरी है प्रैक्टिकेबिलिटी, इजी टू कंडक्ट विद इन टाइम रिसोर्सेज। मैं क्लास के अंदर कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके ऊपर टेस्टिंग करता हूँ। अब क्लास में ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं क्या करूँ, एक टेस्ट ऐसा बनाऊँ जो बिल्कुल प्रैक्टिकल ना हो, जिसके ऊपर मेरा सारा दिन गुजर जाए, चेकिंग में भी टेस्टिंग में भी। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रैक्टिकेबिलिटी को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसा टेस्ट बनाऊँगा जो अपने टाइम के अंदर जो रिसोर्सेज मेरे पास हैं उनके अंदर वो कंडक्ट हो सके, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट को हम कहेंगे कि ये एक प्रैक्टिकेबल टेस्ट है। क्लियर हुआ? ये इसका 4th करेक्टरिस्टिक है एक अच्छे टेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, अ 30-minute क्लास टेस्ट फॉर अ 35-minute पीरियड, ठीक है। आपने कोई पीरियड लिया आज, आपने कल बच्चों को कहा कि इसमें 30 MCQs का क्विज होगा। तो अब 30 मिनट्स का क्विज उस पीरियड के अंदर करना अच्छा है, प्रैक्टिकल है, मैं कर सकता हूँ, ठीक हुआ। अगर पीरियड 35 मिनट्स का है और मैं क्विज का बच्चों को कहूँ कि आपने 80 या 100 MCQs 35 मिनट्स में करने हैं, या 35 मिनट्स के अंदर आपने 80 या 100 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। टेस्ट तो वो भी है, एक MCQs बेस है, एक शॉर्ट आंसर बेस है। तो क्या है, प्रैक्टिकेबिलिटी वहाँ पर इंश्योर नहीं करवा रहा मैं, वो बच्चे नहीं कर सकेंगे। क्लियर हुआ या नहीं? आज इस लेक्चर में जितना हमने पढ़ा ये 6 पॉइंट्स, कहीं पर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर चुके हैं क्लास को, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आप इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे जितना आज हमने डिस्कस किया। बाकी लैपटॉप मुझे वार्निंग दे चुका है